In our previous video, we discussed about fundamental rights, that these rights are inherent and essential rights to all the citizens of India. Along with that, if your fundamental rights are infringed, then you can file a writ petition against the state. अब state क्या होती है उसकी डेफिनेशन आर्टिकल 12 में दी गई थी, जिसके बारे में भी हमने डिस्कस करा था. Though there is one exception to this where you can file a writ petition against a private person, about which we will discuss in our upcoming videos. However, today we are going to talk about Article 13 of the Constitution, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है ऐसे लॉ से जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर सकते हैं या करते हैं. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स कब हुए थे. तो हमारे फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ इन्फोर्स हुए थे 26 जनवरी 1950 में. आर्टिकल 13 क्लॉज 1 बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के इन्फोर्स होने से पहले भी इंडिया में बहुत सारे लॉज ऑपरेटिव थे. तो उनमें से जितने भी लॉज इनकन्सिस्टेंट हैं या इन्फ्रिंज कर रहे हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स को, वो हो जाएंगे वॉइड या इनवैलिड, और जितने भी लॉज कंसिस्टेंट हैं वो रहेंगे वैलिड. नाउ सपोज कॉन्स्टिट्यूशन के इन्फोर्स होने से पहले एक एक्ट थी जिसके 3 प्रोविजंस बात करते थे अनटचेबिलिटी के. अब कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद ये 3 क्लॉजेस हो जाएंगे इनकन्सिस्टेंट हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ. तो क्वेश्चन ये है, क्या ये पूरी एक्ट इनवैलिड होगी या सिर्फ ये 3 प्रोविजंस ही इनवैलिड होंगे? सो द आंसर इज कि पूरी एक्ट इनवैलिड नहीं होएगी, सिर्फ इन 3 प्रोविजंस को सेपरेट किया जाएगा और ये 3 प्रोविजंस हो जाएंगे इनवैलिड, क्योंकि सिर्फ ये 3 प्रोविजंस ही इनकन्सिस्टेंट है, ना कि पूरी की पूरी एक्ट. दिस इज ऑल्सो नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी और डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन, जहाँ पे उन सभी लॉज को या प्रोविजंस को सेपरेट किया जाता है जो इनकन्सिस्टेंट हैं उन लॉज से जो कंसिस्टेंट हैं, और जो अभी इनकन्सिस्टेंट वाले लॉज है ये इनवैलिड हो जाएंगे. डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी या डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास. इस केस में सेक्शन 14 ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को चैलेंज किया गया था. सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी पर्सन डिटेन हुआ है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंडर, तो वो अपने ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन कोर्ट में डिस्क्लोज नहीं कर सकता. तो कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद, फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स होने के बाद ये जो सेक्शन है ये हो गया था इनकन्सिस्टेंट हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ. सो द कोर्ट हेल्ड दैट इस सेक्शन को सेपरेट किया जाएगा पूरी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट से, और सिर्फ यही एक सेक्शन इनवैलिड होएगा, ना कि पूरी की पूरी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट. यहाँ पर एक और डॉक्ट्रिन की बात करी गई है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, मतलब किसी चीज़ को ढक देना, एक्लिप्स कर देना या फिर उस पर वेल डाल देना. तो इसे हम समझते हैं एक लैंडमार्क केस के साथ, बिकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. इस केस में बिरार मोटर व्हीकल्स एक्ट को चैलेंज किया गया था. इस एक्ट के कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जो स्टेट गवर्नमेंट को मोनोपोलिस्टिक पावर्स ग्रांट करते थे, मतलब स्टेट गवर्नमेंट कभी भी पूरा मोटर व्हीकल का जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है उसे अपने अंडर ले सकती थी. तो फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स होने के बाद ये जो एक्ट के कुछ प्रोविजंस हैं ये इन्फ्रिंज कर रहे थे हमारे आर्टिकल 19 को. अब कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन लगाते हुए पूरी एक्ट को फिल्टर किया, उसमें से वो सभी प्रोविजंस जो इनकन्सिस्टेंट हैं उनको सेपरेट कर लिया. फिर कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का लगाते हुए बोला कि अब जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है दे विल प्रिवेल ऑन दीज प्रोविजंस ऑफ द बिरार मोटर व्हीकल. मतलब पहले हम क्या करेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन लगाएंगे, जो एक्ट है जो भी या कोई लॉ है क्वेश्चन में उसमें से हम सभी उन सेक्शंस को, प्रोविजंस को सेपरेट कर लेंगे जो इनकन्सिस्टेंट है. फिर उन्हीं सभी सेक्शंस पर जो सेपरेट करा है उन पर हम डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स लगाएंगे और उन पर हमारे फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करेंगे. तो आगे जाकर क्या हुआ, आर्टिकल 19 में ही कुछ चेंजेस करे गए अमेंडमेंट्स के थ्रू, जिसके बाद जितने भी सेक्शंस को या प्रोविजंस को हमने इनवैलिड डिक्लेयर करा था डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन और डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स लगाते हुए, वो फिर से ऑपरेटिव हो गए, क्योंकि अब वो इनकन्सिस्टेंट नहीं रहे फंडामेंटल राइट्स के साथ. सो बेसिकली क्या होता है, जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन है उसको अप्लाई करके आप उन सभी लॉज को और प्रोविजंस को फिल्टर करते हो जो इनकन्सिस्टेंट है. फिर आप डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स लगाते हो और जितने भी सेपरेट करे गए हमारे सेक्शंस और प्रोविजंस हैं वो इनऑपरेटिव हो जाते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स उन पे प्रिवेल करते हैं. बट इन केस फ्यूचर में जाकर कुछ ऐसे चेंजेस और अमेंडमेंट्स की वजह से वो सेक्शंस फिर से कंसिस्टेंट हो जाते हैं फंडामेंटल राइट्स के साथ, तो वो दोबारा से ऑपरेटिव हो जाएंगे. आर्टिकल 13 क्लॉज 2 बात करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के इन्फोर्स होने के बाद जितने भी लॉज
गवर्नमेंट ने बनाए हैं उनकी। तो इसमें दो चीज़ें दी गई है। पहली तो ये कि गवर्नमेंट प्रोहिबिटेड है ऐसे लॉस बनाने से जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट हो या उन्हें इन्फ्रिंज करते हो। दूसरी चीज़, अगर ऐसा कोई लॉ है तो उन पर भी हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन और डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अप्लाई करेंगे और सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो हमने प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पर किया था। जितने भी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं जो इनकंसिस्टेंट है हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ, वो हो जाएंगे इनवैलिड। इन केस फ्यूचर में जाके अमेंडमेंट्स के थ्रू कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं कि वो दोबारा से कंसिस्टेंट हो जाते हैं तो वो फिर से ऑपरेटिव हो जाएंगे। स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबेगा मिल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें एक लेबर वेलफेयर फंड को चैलेंज करा गया था। इसके कुछ प्रोविजंस इनकंसिस्टेंट थे फंडामेंटल राइट्स के साथ। सो जो इशू अराइज हुआ था वो ये था कि जो कंपनीज हैं और नॉन सिटीजन्स हैं क्या उनके पास भी फंडामेंटल राइट्स हैं। सो द कोर्ट हेल्ड दैट कंपनीज और नॉन सिटीजन्स के पास फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ये स्पेसिफिकली हमारे सिटीजन्स के लिए हैं बस। और जितने भी प्रोविजंस इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स के साथ इस वेलफेयर फंड के, वो सिटीजन्स पे तो एप्लीकेबल नहीं है पर नॉन सिटीजन्स और कंपनी पे एप्लीकेबल होंगे। अब आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में बात करी गई है कि जो लॉज हैं इनके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो फॉर एग्जांपल बाई लॉज, ऑर्डिनेंस, ये सारी चीज़ें भी लॉ के अंडर मानी जाएंगी। जो आर्टिकल 13 क्लॉज 4 है वो ये बात करता है कि जितनी भी अमेंडमेंट्स आर्टिकल 368 के अंडर हुई है जो इनकंसिस्टेंट है या हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करती है, क्या वो भी आर्टिकल 13 के पर्व्यू के अंडर फॉल करेगी? सो द आंसर इज़ नो। अमेंडमेंट्स हमारे आर्टिकल 13 के पर्व्यू के अंडर फॉल नहीं करती। यहाँ से एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, वो है बेसिक स्ट्रक्चर का। इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।